गुड मॉर्निंग डियर विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पुराने व्याख्यान में हमने 5वें 6ठे श्लोक का अध्ययन करा था और अब हम 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 7वें श्लोक को प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा सा अपना प्रसंग बताना चाहूँगी कि हम मूर्ख पद्धति पढ़ रहे थे और मूर्ख पद्धति में कवि विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा हमारे समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको प्रसन्न करने में भी ब्रह्मा भी असमर्थ है। अर्थात जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेस मात्र जिनके अंदर ज्ञान है लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उन व्यक्तियों को यहाँ पर मूर्ख बोला है। प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो अबोध हैं, यानी जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो अनपढ़ हैं, वो मूर्ख की श्रेणी में नहीं है, यानी वो अबोध हैं, उनको आसानी से समझाया जा सकता है। और जो विद्वान है उनको आसानी से समझाया जा सकता है। और तीसरी श्रेणी है कि जो अपने थोड़ा ज्ञान रखते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। उन मूर्खों के लिए यहाँ पर विभिन्न उदाहरण कवि के द्वारा दिए गए हैं और बताया गया है कि ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता और बहुत सारे असंभव कार्य हैं, जैसे कि पूर्व के श्लोक में बताया है कि रेशे कमल नाल के रेशे से हाथी नहीं बांधा जा सकता, शीरीष के पुष्प से हीरा नहीं भेदा जा सकता, तथा मधु बिंदु से एक मधु की बूंद से खारा समुद्र मीठा नहीं हो सकता। वैसे ही मूढ़ जन को नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसे प्रयास करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता प्रकट करता है। ये पुराने व्याख्यान में हमने बताया, या पुराने श्लोक में हमने 6ठे श्लोक में ये हमने पढ़ा। यानी ये जैसे कार्य असंभव है, तो उसी प्रकार से मूर्ख को समझाने का जो कार्य है वो भी असंभव है। यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लिए एक जो बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को विद्वानों की सभा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके ऊपर विद्वत् समाजे मूर्खाणाम मौनम हितकारक भवति कवि अत्र वर्ण्यति कथयति। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विद्वानों की जब सभा हो रही हो तो वहाँ पर मूर्ख को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, कहा है स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रः विनिर्मितम छादनज्ञतयः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौन पंडिता नाम। अन्वय इसका हम एक बार देखेंगे। विधात्रा अपंडिता नाम स्वायत्तः एकांत गुणम मौनम अज्ञतया छादनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समासे विभूषणम भवति ही। शब्दार्थ हम देखेंगे। विधात्रा यानी विधाता यानी ब्रह्मा ने अपंडिता नाम मूर्खों का स्वायत्तम अपने ही अधीन एकांत गुण यानी पूर्ण रूप से गुणकारी मौनम मौन अज्ञतया मूर्खता का छादन यानी आवरण विनिर्मितम बनाया गया है। विशेषतः विशेष करके सर्वविदाम यानी विद्वानों के समासे यानी समाज में विभूषणम उन मूर्खों का आभूषण होता है। अब इसका हिंदी अर्थ एक बार देखिए, उसके बाद हम इसकी व्याख्या समझेंगे। तो विधाता ने मूर्खों का सदा अपने पास रहने वाला अत्यंत हितकारी तथा मूर्खता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है, जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में ही उनको सुशोभित करता है। देखिए, यहाँ पर इस श्लोक की व्याख्या हम करते हैं ये, और आपको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी कि विधाता ने इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा ने मूर्ख व्यक्तियों को एक ऐसा आभूषण दिया है जिसको पहनने से यानी वो अलंकृत हो सकते हैं या और वो उनके पास होता है। तो ऐसा कौन सा आभूषण है? तो वो है मौनता। यानी जब विद्वानों की और विशेषतः वो आभूषण विद्वानों की सभा में उनको शोभायमान करता है। तो मौनता विद्वानों की सभा में कैसे शोभायमान करेगी किसी व्यक्ति को? तो देखिए, इसमें बताया गया है कि
बहुत सारे लोग हैं, उनकी मान लो कोई सभा हो रही है और वो विद्वान लोग हैं, उनमें कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा है, तो वो मूर्ख अगर बोलेगा तो उसकी मूर्खता का पता चल जाएगा। तो ऐसी जगह जहाँ उसको ज्ञान नहीं है और विद्वान लोगों की चर्चा चल रही है, वहाँ पर मूर्ख को चुप रहना आवश्यक है, यानी उसको चुप रहना चाहिए। तो चुप रहने का जो ये आभूषण है उसके स्वयं के पास में ही होता है। अगर वो मौन रहता है ऐसी सभा में तो लोग उसको विद्वान समझ लेते हैं। तो यानी चुप रहने की वजह से उस वो कैसे शोभायमान हुआ, विद्वता के रूप में शोभायमान हुआ, यानी उसको विद्वान समझ लिया गया मौनता की वजह से। तो इसलिए जो मौनता है एक आभूषण है, और जब कोई मूर्ख विद्वानों की सभा में बैठा है तो उसको मौनता रूपी आभूषण को धारण कर लेना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि जब हम किसी समारोह में जाते हैं तो अपने आप को अलंकृत करते हैं, आभूषण पहनते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। तो उसी प्रकार से जब हम विद्वानों की सभा में जा रहे हैं और कोई मूर्ख व्यक्ति विद्वानों की सभा में जा रहा है तो उसको वहाँ पर मौनता रूपी आभूषण पहने रहना चाहिए, ताकि उसकी शोभा उन विद्वानों की सभा में बनी रह सके। तो इस प्रकार से यहाँ पे मौनता रूपी आभूषण के विषय में नेक्स्ट जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। यदा किंचित अज्ञो अहम द्वीपः इव इवं मंदा अंधः संभवं तदा सर्वज्ञो अस्मीत्यभवद् विलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतं तदा मूर्खो अस्तिम इति ही ज्वरः इव मदो में व्यपगतः। तो इसका हम अन्वय करते हैं। इसमें इसका पहले अन्वय एक बार देखते हैं। यदा अहम किंचिदः अज्ञः तदः द्वीप इव मंदांध संभवं सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अविलिप्तम् अभवतः। यदा बुद्धजन सकाशात् किंचित किंचित अवगतं तदा मूर्ख अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। इसमें देखिए यदि यहाँ ये बताया गया है, इसका एक बार प्रसंग भी देख लेते हैं हम शब्दार्थ से पूर्व में, कि जब मैं कोई व्यक्ति अपने आप को थोड़ा ज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो घमंड से भर जाता है, लेकिन जब वो विद्वानों के पास में जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कितना अज्ञानी है, उसका वो घमंड सारा दूर हो जाता है। उसी विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। यदा यानी जब, अहम यानी मैं, किंचितज्ञ कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ यानी जब मैं कुछ जानने वाला अल्पज्ञ था तब क्या हुआ, तब गज इव यानी हाथी के समान, मंदांध मद मस्त संभवम हो गया था, यानी जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो मैं हाथी के समान मद से भर गया था या घमंड से मद मस्त हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। इति इस प्रकार मम मनः मेरा मन गर्व से युक्त, अविलपम यानी गर्व से युक्त, अभवत हो गया। यदा और जब बुद्धजन सकाशात यानी विद्वानों के संसर्ग से, किंचित किंचित यानी कुछ कुछ, अवगतम सीखा जब जब मैंने विद्वानों के संपर्क से कुछ कुछ सीखा, तदा उस क्षण मूर्खो अस्मि मैं मूर्ख हूँ, इति इस प्रकार मे मदह मेरा जो गर्व है, ज्वर एव ज्वर के समान, व्यपगतः समाप्त हो गया। यानी जब किसी व्यक्ति ने, मूर्ख व्यक्ति के बारे, इसका हम अर्थ एक बार देखते हैं। जब मैं अल्पज्ञ, मूर्ख व्यक्ति के बता रहा है कि जब मैं अल्पज्ञ था तब मदमस्त हाथी के समान मंदांध हो गया था, मद से भर गया था, यानी मैं हाथी की तरह घमंड से भर गया था, और मैं गर्व में सोचता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, यानी मुझे सब कुछ आता है। परंतु जब मैंने विद्वानों के संसर्ग में कुछ सीखना प्रारंभ किया, जब ये ज्ञात होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ और इस ज्ञान से मेरा अहंकार ज्वर की तरह समाप्त हो गया।
यानी हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ऐसा जनरली होता है। स्वाभाविक रूप से हर आदमी सोचता है कि उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन जब वो अपने से ज़्यादा जानने वाले के समक्ष में उपस्थित होता है और उसका ज्ञान देखता है, तो उसको समझ आता है कि नहीं, मेरा ज्ञान इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो थोड़े ज्ञान का ही जो उसको घमंड होता है वो उतर जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति थोड़े ज्ञानवान था तो वो सोचता था कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, और ऐसा सोचकर उसको मदमस्त हाथी की तरह अपने आप के ऊपर गर्व होने लगता है। लेकिन जब वो किसी विद्वान के संपर्क में जाता है तो उसका जो ये घमंड है, गर्व है, वो दूर हो जाता है। उसी विषय में इस श्लोक में चर्चा करी गई है कि विद्वानों के संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, परंतु उसका ये अज्ञान, घमंड तभी दूर होता है जब वो विद्वानों के संपर्क में उसको कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जैसे उत्तम औषधि से ज्वर उतर जाता है, उसी तरह से अल्पज्ञ का घमंड विद्वानों के संपर्क से दूर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।